Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about Percy Bysshe Shelley and his important works, and also we will do a detailed study of Ode to the West Wind. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe the channel. Percy Bysshe Shelley 1792 to 1822, popularly known as P.B. Shelley. Shelley was born in Field Place near Horsham, Sussex in 1792. पीबी शैली का जन्म कहाँ होता है? फील्ड प्लेस में होता है, जो कि हॉर्सेम के पास है और ससेक्स एरिया में ये है। 1792 में इनका जन्म होता है। ऑन बोथ हिज फादर्स एंड मदर्स साइड ही वॉज डिसेंडेड फ्रॉम नोबल ओल्ड फैमिलीज। तो ये अपने फादर और मदर दोनों ही साइड से किससे बिलोंग करते थे? ओल्ड जो नोबल फैमिलीज थे उससे बिलोंग करते थे। और ये जो नोबल फैमिलीज थे पॉलिटिकली और लिटरेरी बहुत ही फेमस थे इंग्लैंड की हिस्ट्री में। फ्रॉम चाइल्डहुड ही लिव्ड लाइक ब्लैक इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंसी। बचपन से ये ब्लैक की तरह अपना जीवन बिताते थे। विलियम ब्लैक जो कि पोएट है, उनकी तरह वर्ल्ड ऑफ फैंसी मतलब जो इमेजिनेशन की दुनिया में ये जीते थे। ही लर्न रैपिडली एब्जॉर्ब द क्लासिक्स बट डिससेटिस्फाइड विद ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लर्निंग लाइक फॉस्टर्स। ये काफ़ी तेज़ी से अपनी स्टडी वगैरह कैरी करते हैं और क्लासिक्स वगैरह की भी स्टडी करते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी प्रोसेस था लर्निंग का उसे से ये डिससेटिस्फाइड थे। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उस तरह की लर्निंग, इसीलिए उसको लेकर इन्होंने रिवोल्ट भी किया था और एक एस्से भी लिखा था और ये फास्टर्स की तरह स्टडी में फोकस करना चाहते थे। फास्टर्स कौन है? वही डॉक्टर फास्टर्स, क्रिस्टोफर मार्लो का ट्रेजिक प्ले। Shelley's first public school, due to hard-headed Scotch master, was like a combination of hell and prison. Shelley का जो पहला पब्लिक स्कूल होता है वहाँ का जो हेड होता है वो स्कॉच मास्टर होता है। वो बहुत ही हार्ड पर्सन होता है और इस वजह से Shelley को अपना स्कूल कैसा लगता था? हेल एंड प्रिजन की तरह लगता था। At the age of 12 he was delicate, nervous, marvelously sensitive boy of great physical beauty. Like Cowper, he suffered torments of his fellow student and was called Mad Shelley. 12 वर्ष की उम्र में सेली कैसे थे? काफ़ी डेलिकेट और बहुत ही स्मार्ट पर्सन थे ये। इनका जो फिजिकली ब्यूटी थी ये बहुत ही अच्छे थे, ब्यूटीफुल थे, स्मार्ट थे, स्मार्ट कहेंगे इनको। और कॉपर की तरह इन्होंने भी अपने फेलो स्टूडेंट का टॉर्चर सहा है। इनके जो फेलो स्टूडेंट थे इनको मैड सेली कहा करते थे और काफ़ी इनको टॉर्चर किया करते थे और इसकी वजह से जो इनकी स्कूल लाइफ थी दैट वाज नॉट वेरी गुड। ड्यूरिंग कॉलेज टाइम ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज पैम्पलेट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म बाय पोस्ट। इन्होंने अपने कॉलेज टाइम में एक ऐसे लिखा था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। इसको पैम्पलेट के फॉर्म में इन्होंने क्या किया था? डिस्ट्रीब्यूट किया था, बाय पोस्ट लोगों को दिया था। फॉर विच ही एंड हिज कलीग वर एग्जाइल्ड, जिसके लिए इनको और इनके कलीग को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। A school girl, Harriet Westbrook, was attracted by Shelley's crude revolutionary doctrine. Later they married but separated. एक स्कूल गर्ल थी हैरियट वेस्टब्रुक जो कि सेली से के इस रिवोल्यूशनरी जो डॉक्ट्राइन थी इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी और वो सेली के सपोर्ट में खड़ा हो जाती है और सेली के साथ भी हो जाती है और ये दोनों लोग चले जाते हैं, आउट ऑफ इंग्लैंड चले जाते हैं और फिर 2 वर्ष तक इधर उधर ये लोग घूमते रहते हैं इटली वगैरह में। देन ये दोनों, जबकि एज में काफ़ी डिफरेंस होता है, फिर भी ये दोनों शादी कर लेते हैं बट लेटर ऑन ये दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं। He made a strong friendship with Godwin, a leader of young enthusiasts and a preacher of anarchy, and eloped his daughter Mary married her. ये लेटर ऑन शैली जो है किससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं? गॉडविन से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। गॉडविन कौन है? ये लीडर है यंग एंथुसियस्ट, जो लोग होते हैं, यंग लोग होते हैं जो कि बहुत ही एंथुसियस्ट होते हैं, थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी टाइप के होते हैं, उनको ये लीड करते थे और साथ ही ये एनार्की के प्रीचर भी थे। तो इनसे इनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है और लेटर ऑन जो गॉडविन की डॉटर होती है मैरी, इनको ये क्या करते हैं? अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं और शी वॉज कॉल्ड लेटर ऑन एज मैरी शेली। Byron wrote him
द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमेबल एंड द लिस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मीट। बायरन जो कि सेली के वन ऑफ द फ्रेंड थे, इन्होंने इनके लिए कुछ लिखा है। क्या लिखा है? द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमेबल एंड द लिस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मीट। तो ये बायरन का कोटेशन है फॉर सेली। ड्यू टू हेल्थ इश्यूज सेली वेंट टू इटली इन 1818। 1818 में सेली इटली चले जाते हैं बिकॉज सेली का हेल्थ जो है वो डिक्रीज होने लगता है एंड नेवर रिटर्न, और वहाँ से कभी वापस नहीं आते हैं। फाइनली ही सेटल्ड इन पीसा एंड स्टिल हैव फ्रेंडशिप विथ बायरन हंट ट्रेलॉनी। फिर ये जाकर पीसा में सेटल हो जाते हैं और इनकी जो फ्रेंडशिप बायरन हंट और ट्रेलॉनी से थी वो अभी भी चल रही होती है इनकी फ्रेंडशिप। In 1822, at the age of 30 years, Sally was drawn while sailing in a small boat of the Italian coast. 1822 में जब सेली की एज 30 होती है, कहीं कहीं पे ये 29 भी दिया है, तो उस टाइम में सेली क्या कर रहे होते हैं, एक छोटे से बोट से इटालियन कोस्ट को विजिट कर रहे होते हैं और तभी डूबने से इनकी डेथ हो जाती है। His body washed ashore several days later, और इनकी बॉडी जो है समुद्र की लहरें क्या करती हैं, कई दिनों बाद उसे धीरे धीरे अब लहरें उन्हें किनारे लाकर रख देती है। एंड वॉज क्रिमेटेड नियर वियरेगियो। वियरेगियो इज अ नेम ऑफ प्लेस, वहीं उसी के पास में इनको क्रिमेट कर दिया जाता है बाय हिज फ्रेंड्स बायरन हंट ट्रेलिनी। और किसके द्वारा इनको क्रिमेट किया जाता है? इनके फ्रेंड्स के द्वारा। कौन कौन फ्रेंड्स है? बायरन है, लॉर्ड बायरन, लीग हंट और ट्रेलॉनी, ये 3 फ्रेंड है, यही लोग इनका क्रिमेटेशन करते हैं। इनके कुछ वर्क्स देख लेते हैं। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो उसमें से जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। इन रीडिंग सेलीज लॉन्गर पोएम्स वन कैन फाइंड 2 डिस्टिंक्ट मैन। ऐसा कहा जाता है कि सेली की जो लॉन्ग पोएम हैं उनको अगर रीड किया जाता है तो सेली के 2 कैरेक्टर नजर आते हैं। एक तो वॉन्डरर सीकिंग आइडियल ब्यूटी एंड फॉरएवर अनसेटिस्फाइड। एक कैरेक्टर कैसा है? वॉन्डरर का है, सीकिंग आइडियल ब्यूटी को सर्च करने वाला है और हमेशा अनसेटिस्फाइड रहने वाला। और दूसरा कैसा कैरेक्टर? द अनबैलेंस्ड रिफॉर्मर, ऐसा रिफॉर्मर जो कि अनबैलेंस्ड हो। सीकिंग द ओवरथ्रो ऑफ प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस, जो कि प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं स्टडी से रिलेटेड उसे प्रिफर न करे। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल हैप्पीनेस, और जो चाहता है कि यूनिवर्सल हैप्पीनेस एस्टेब्लिश किया जाए। तो इस तरह से सेली के कैरेक्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अब इनके वर्क से द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जिसको इन्होंने अपने कॉलेज टाइम में पब्लिश किया था 1811 में, एसे के फॉर्म में था, पैम्पलेट में इन्होंने पब्लिश कराया था। नेक्स्ट वर्क इज द डेविल्स वॉक 1812 का है, ये एक बैलेड है। क्वीन मैब 1813 का वर्क है, ये एक फिलोसफिकल पोएम है। एलिस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड 1815 का वर्क है। एलिस्टर का जो सेकेंड टाइटल है वो है स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। मॉन्ट ब्लैंक करके है 1816 का वर्क। ओजिमेंडियस 1818 का ये सोनेट है सेली का। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम 1818 का पोएम है 12 कैंटोस में। हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी 1817 का वर्क है। ओड टू द वेस्ट विंड बहुत ही फेमस है सेली का, 1819 का ये ओड है। द मास्क ऑफ एनार्की 1819 का पॉलिटिकल बैलेट है। द सेंसी इनका 1819 का वर्क है, ये एक ट्रेजिक प्ले है, 5 एक्ट का वर्स ड्रामा है। द सेंसी क्या है इनका? 5 एक्ट का वर्स ड्रामा है और ट्रेजिडी है ये। जूलियन एंड मेडालो 1819 का वर्क है, कन्वर्सेशन के फॉर्म में। टू स्काईलार्क इनकी अच्छी सी पोएम है 1820 की। प्रोमेथस अनबाउंड 1820 का वर्क लिरिकल ड्रामा है और टोटल इसमें 4 एक्ट्स हैं। कितने एक्ट्स हैं? 4। अ विच ऑफ एटलस रिटेन इन 1820, पब्लिश्ड इन 1824। अब विच ऑफ एटलस जो इनका वर्क है 1820 में लिखा है इन्होंने और पब्लिश हुआ था 1824 में इनकी डेथ के बाद। द क्लाउड 1820 का वर्क है। सेंसिटिव प्लांट 1820 का वर्क है। इडिपस टिरेनस इनका 1820 का वर्क है, ये भी एक ट्रेजेडी है
और 2 एक्ट्स में है। ये भी क्या है, ट्रेजेडी है और 2 एक्ट्स में है। एडोनिस 1821 का वर्क है और आप सब लोग को शायद पता होगा ही कि एडोनिस इन्होंने किसके लिए लिखा था, किड्स के लिए लिखा था। जॉन किड्स को डेडिकेट किया इन्होंने एडोनिस आफ्टर हिज डेथ। इपिसाइक्डियन इनका जो वर्क है, इपिसाइक्डियन करके 1821 का वर्क है। हेलास 1822 का वर्क है। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ 1822 का वर्क है, इनका लास्ट वर्क है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ सेली का। डिफेंस ऑफ पोएट्री ये लिखते हैं 1821 में, बट ये पब्लिश होता है काफ़ी लंबे समय बाद 1840 में। डिफेंस ऑफ पोएट्री जो है इनका ये एस्से है और इन्होंने पोएट्री के डिफेंस में ये वर्क लिखा है। कोलेबोरेशन विथ मैरी, अपनी वाइफ मैरी सेली के साथ कोलेबोरेशन में भी इन्होंने कुछ वर्क लिखे हैं। हिस्ट्री ऑफ अ 6 वीक्स टूर 1817 में मैरी और पीवी सेली दोनों लोग मिलकर लिखते हैं इस वर्क को। प्रोसरपाइन 1820 में, मिडास 1820 में। तो ये जो 3 वर्क है इन्होंने अपनी वाइफ मैरी सेली के साथ कोलेबोरेट करके लिखा था। मैरी सेली जो इनकी वाइफ होती है उन्होंने एक नॉवेल लिखा है दैट इज कॉल्ड फ्रैंकेनस्टाइन, 1818 में आता है ये नॉवेल मैरी सेली का। नाउ वी विल रीड डिटेल अबाउट ओड टू द वेस्ट विंड जो कि 1820 में आता है। तो हम लोग थोड़ा सा ओड टू द वेस्ट विंड के बारे में डिटेल में नॉलेज ले लेते हैं। रिटेन इन 1819 काशिनवुड नियर फ्लोरेंस इटली। इन्होंने ओड टू द वेस्ट विंड को कब लिखा था, 1819 में, और पब्लिश्ड हुआ था 1820 में। कहाँ पे इन्होंने लिखा था, काशिनवुड। काशिनवुड कहाँ पे, इटली में, फ्लोरेंस जगह का नाम है, उसी के पास काशिनवुड है, वहीं पे इन्होंने ये लिखा था। कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस, कैंटोस इन टर्जारिमा। इच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 टर्सेट, ABA, BCB, CDC, DED एंड अ राइमिंग कपलेट EE। इस पोयम में टोटल कितने सेक्शंस है, 5 सेक्शंस या कैंटोस है और टर्जारिमा में इन्होंने लिखा है। हर सेक्शन में कितने टर्सेट्स हैं, 4 टर्सेट्स हैं, यानी कि 5 सेक्शंस जो हैं वो 4 टर्सेट और एक राइमिंग कपलेट में डिवाइड है। जो टर्सेट है उनकी राइमिंग क्या है, ABA, BCB, CDC, DED और राइमिंग कपलेट जो है उसकी राइमिंग है EE। तो इस तरह से इन्होंने टोटल पोएम को 5 सेक्शन या कैंटोस में डिवाइड किया है और हर सेक्शन को 4 टर्सेट और एक राइमिंग कपलेट में डिवाइड किया है। द ओड इज रिटेन इन आइम्बिक पेंटामीटर, बेगिंस विथ 3 सेक्शंस। जो ओड है वो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा है और इसकी शुरुआत 3 सेक्शंस में होती है और उन तीनों सेक्शंस में क्या दिखाया गया है, डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट ऑफ विंड अपॉन अर्थ, एयर एंड ओशन। तो जो पोएम 3 सेक्शन में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू थीम के बेस पे पोएम, ऐसे तो पोएम 5 सेक्शन में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बट अकॉर्डिंग टू थीम जो पोएम है वो सेंस के आधार पे 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें विंड के इफेक्ट को दिखाया गया है अर्थ के ऊपर, एयर के ऊपर और ओशन के ऊपर। जो मेजर थीम्स है इस पोएम के, पावर, ह्यूमन लिमिटेशंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड है। Through the west wind, the poet wanted to spread his idea of reform and revolution. वेस्ट विंड के माध्यम से पोएट क्या करना चाहते हैं, अपना जो रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन का आइडिया उसे स्प्रेड करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड। The poem explains how the poet recalls his lovely relationship with the west wind in his youth. पोएट इस पोएम में एक्सप्लेन करते हैं कि वो अपने यूथ के टाइम में वेस्ट विंड के साथ उनकी कितनी लवली रिलेशनशिप थी। मीन्स पोएट अब इस पोएम में याद करते हैं अपनी यूथ के टाइम का कि उस समय जो वेस्ट विंड थी उसके साथ इनकी जो रिलेशनशिप थी वो बहुत अच्छी थी। ही डिजायर्स टू बी अ डेड लीफ और अ स्विफ्ट क्लाउड सो द वेस्ट विंड वुड कैरी हिम देयर बाय फीलिंग इट्स स्ट्रेंथ। पोएट यहाँ पर डिजायर करते हैं इस पोएम में कि वो काश एक डेड लीफ होते हैं या स्विफ्ट क्लाउड होते, ताकि वेस्ट विंड क्या करते, उन्हें उड़ा कर ले जाते, अपनी स्ट्रेंथ भर देते हैं उसमें। बिकॉज इस पोएम को लिखते समय सेली जो है बहुत एनर्जीलेस फील करते हैं, तो सोचते हैं कि काश कि वो एक डेड लीफ होते
या एक स्विफ्ट क्लाउड होते हैं जिसे वेस्ट विंड क्या करता, उड़ा के लेकर चला जाता और अपनी एनर्जी फील कर देता। एट लास्ट द पोएट अपील्स टू द वेस्ट विंड टू टर्न हिम इनटू अ लायर। लास्ट में पोएट क्या अपील करते हैं वेस्ट विंड से, वो वेस्ट विंड से कहते हैं कि भाई तुम मुझे क्या बना दो, लायर बना दो, अपना लायर बना लो। पोएट कहते हैं वेस्ट विंड से। द स्पीकर आस्क्ड द विंड टू यूज हिज ओन लिप्स एज अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी एज अ स्पार्क टू अवेकन द अर्थ। जो स्पीकर हैं, पोएट है बेबी सेली, वो वेस्ट विंड से ये भी कहते हैं कि तुम क्या कर लो, ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी को क्या कर लो, हिज ओन लिप्स, अपना लिप्स बना लो, मतलब अपना वर्ड बना लो ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी को, और उसे पूरे अर्थ में फैला दो। यानी कि पूरे अर्थ में क्या कर दो, एक रिवोल्यूशनरी जो आइडिया है स्पीकर का, उसे फैला दो ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी के रूप में। द स्पीकर आस्क्ड द विंड टू मेक हिम हिज लायर to be his own spirit and to drive his thoughts across the universe like withered leaves to quicken the new birth। स्पीकर ये भी कहते हैं विंड से कि भाई तुम मुझे अपना लॉयर बना लो और फिर अपना स्पिरिट बना लो, और जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे विचार हैं, उसे पूरे ब्रह्मांड में फैला दो। उसी तरह से जिस तरह से विदर्ड लीव्स होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, वो तेजी से क्या हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं और उड़ा लिए जाते हैं वेस्ट विंड के द्वारा, सो दैट कि न्यू बर्थ हो, नया जन्म हो, नए पत्तों का क्या हो, जन्म हो जाए। तो यहाँ पे पोएट बहुत ही अच्छे से वेस्ट विंड से कहते हैं कि लॉयर बना लो मुझे, और फिर उसी तरह से मेरे विचारों को फैला दो पूरे यूनिवर्स में, जिस तरह से सूखे पत्ते को तुम अपने साथ उड़ाकर लेकर जाते हो और नए का जन्म होता है। The poet compares the wind to fire's Maenad, or spiritual being that used to be found around the Greek god Dionysus। यहाँ पे पोएट कंपेयर करते हैं वेस्ट विंड को किससे, फायर्स मिनेड से। फायर्स मिनेड क्या है, स्पिरिचुअल बीइंग है, जिसे ऐसा माना जाता है कि जो ग्रीक गॉड डियोनेसिस हैं, इनके आसपास ये मिलते हैं स्पिरिचुअल, एक तरह से स्पिरिचुअल, यू कैन से दैट कि स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, स्पिरिचुअल क्रिएचर होते हैं। फायर्स मिनाट क्या होते हैं, स्पिरिचुअल क्रिएचर होते हैं, और इन्हीं से इन्होंने जो वेस्ट विंड है उसकी कंपेयर की है। और ये जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं वो किसके पास पाए जाते हैं, ग्रीक गॉड डियोनेसिस के पास पाए जाते हैं। Among the three sections, wind's effect on earth, air, ocean, in the last two sections, the poet speaks directly to the wind। जो 3 सेक्शंस में, जो पोएम सेंस के आधार पर 3 सेक्शन में डिवाइड है, विंड का इफेक्ट अर्थ पर, एयर पर और ओशन पर। तो उसमें से जो लास्ट सेक्शन है जिसमें एयर ओशन पर विंड का इफेक्ट दिखाया गया है, उसमें पोएट विंड से डायरेक्टली बात करते हैं, asking for its power to lift him up and make him its companions in its wanderings। तो लास्ट के 2 सेक्शंस में पोएट विंड से डायरेक्टली बात करते हुए कहते हैं कि भाई तुम अपनी पावर से मुझे ऊपर उठा लो और मुझे अपना साथी बना लो, जहाँ जहाँ तुम जाओ वहाँ मुझे लेकर जाओ। तो इस तरह से जो पोएम है वो 3 सेक्शन में सेंस के आधार पर डिवाइड है, और स्ट्रक्चर के बेस पे 5 कैंटोस या सेक्शन में डिवाइड है। The poem ends with an optimistic note, which is that if winter days are here, then spring is not very far। जो पोएम की एंडिंग होती है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू में एंडिंग होती है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर विंटर के दिन चल रहे हैं तो फिर स्प्रिंग सीजन बहुत दूर नहीं है, मतलब विंटर सीजन आया तो स्प्रिंग भी जरूर आएगा। The first 3 cantos are about the qualities of the wind and each ends with the invocation "Oh here"। जो फर्स्ट 3 कैंटोस है, मतलब फर्स्ट कैंटोस, सेकेंड कैंटोस एंड थर्ड कैंटोस, ये जो शुरू के 3 कैंटोस हैं उसमें विंड की क्वालिटीज बताई गई है, और जिसके एंड में इन्वोकेशन आपको देखने को मिलेगा। और इन्वोकेशन क्या है, ओ हियर, ये वर्ड्स जो है आपको हर जो फर्स्ट के 3 कैंटोस है उसके एंड में देखने को मिलेगा। द लास्ट 2 कैंटोस गिव द रिलेशन बिटवीन द विंड एंड द स्पीकर। लास्ट के जो 2 कैंटोस है, 4th एंड 5th, उसमें विंड और स्पीकर के बीच में रिलेशन दिखाया गया है। इस कैंटो ऑफ द पोएम हैज इट्स ओन थीम विच कनेक्ट्स
कनेक्ट्स टू द सेंट्रल थीम। हर कैंटो का अपना अपना थीम होता है और वो जो मेन थीम होता है उससे कनेक्टेड होता है। अब देख लेते हैं कुछ लाइंस के बारे में, ओ टू द वेस्ट विंड के जो इम्पोर्टेंट लाइंस है उसके बारे में देख लेते हैं। वैसे तो इस पोएम को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छी पोएम है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो लाइन टू लाइन ज़रूर पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने कैंटोस के जो ओपनिंग और एंडिंग लाइन है उसको यहाँ पे हमने मेंशन किया है, तो उसे आप लोग देख सकते हैं। ओपनिंग लाइंस में क्या है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग द फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस। तो जो इस पोएम की फर्स्ट लाइन है, ओपनिंग लाइन है, वो है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग द फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस। तो ये पोएम की तो ओपनिंग लाइन है ही, साथ में कैंटो फर्स्ट की भी ओपनिंग लाइन है। एंडिंग लाइन ऑफ कैंटो फर्स्ट देख लेते हैं। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर। तो ये फर्स्ट कैंटो की एंडिंग लाइन है। ओपनिंग लाइन्स ऑफ कैंटो सेकेंड देख लेते हैं। दाउ ऑन हुज स्ट्रीम एमिड द स्टीप स्काइज कमोशन लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डीके लीव्स आर सेड। तो वीडियो को पॉज करते हुए इन जो लाइन्स है उनको थोड़ा सा अच्छे से 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा सो दैट कि आपके माइंड में सेट हो जाए। कैंटो सेकेंड की जो एंडिंग लाइन है उसे देखते हैं। ऑफ वेपर फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फियर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ओ हियर। ओपनिंग लाइन्स ऑफ कैंटो थर्ड देख लीजिए। दाउ हु डिडस्ट waken from his summer dreams the blue Mediterranean where he lay। ये थर्ड कैंटो की ओपनिंग लाइन है। अब थर्ड कैंटो की एंडिंग लाइन देखते हैं। Thy voice and suddenly grow grey with fear and tremble and despoil themselves o here। Now ओपनिंग लाइन्स ऑफ कैंटो फोर्थ। तो ओपनिंग लाइन्स है कैंटो फोर्थ का। If I were a dead leaf thou mightest bear if I were sweetest cloud टू फ्लाई विद दी। तो ये फोर्थ कैंटो की ओपनिंग लाइन से। अब एंडिंग देख लेते हैं फोर्थ कैंटो की। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेंड एंड बॉर्ड वन टू लाइक दी टैमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। जो लास्ट कैंटो है, फिफ्थ कैंटो है, उसकी ओपनिंग लाइन्स देखते हैं। मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। फिफ्थ कैंटो की एंडिंग लाइन और टोटल पोएम की लास्ट जो एंडिंग लाइन है उसे देखते हैं। द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ज़रूर याद रखेंगे। और पोएम की एंडिंग लाइन होने के साथ साथ कैंटो फिफ्थ यानी कि लास्ट कैंटो की भी एंडिंग लाइन है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।